हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका भी K to Z में। और कल हम आपका इकोनॉमिक्स का कर दिए थे, लास्ट में एक पेज गड़बड़ा गया था, लेकिन आज भी हिस्ट्री में 2 पेज सीधा करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। लेकिन क्लास 10 में जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है जिनका सोशल साइंस का एग्जाम होना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास करके इतिहास में जितना भी क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री में, टोटल इसी से बनने जा रहा है। आप जान लीजिए, आपका जितना नंबर चाहिए, आपको 80 नंबर लाना है, तो 80 में 80 लगभग चांसेस है कि आ जाना चाहिए, कुछ ही इधर उधर हो सकता है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए, ज़्यादा लिखने का कोशिश नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको लगे कि जरूरी लग रहा है लेकिन हम इसको नहीं जानते हैं, तो आप उसको सिर्फ लिखिएगा। बाकी 1 से 2 बार इस वीडियो को पूरा सुनिए। बहुत लोग पूरा नहीं सुन रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। पूरा सुनिएगा, निश्चित रूप से इसी से क्वेश्चन आने जा रहा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास में। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कुछ है, उसके बाद सारा सब्जेक्टिव आएगा। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली, जर्मनी, ये सब जो भी है, ये यूरोप महादेश में आते हैं वर्तमान में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो जैसे ही वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, उसके बाद बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ था। और मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया हमेशा उसका बाधा बन के खड़ी थी। और काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। उसके बाद गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था पूछेगा, तो आप लोग बताइएगा। गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। जर्मन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट लिख दीजिएगा। और जवालेरिन एक संस्था थी। तो जवालेरिन एक संस्था किसका थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। और उसके बाद रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अवलंबन किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा। और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। और यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये यूनान होगा इसका आंसर। 11 का आंसर आप यूनान लगाएंगे। और उसके बाद अब यहाँ से ठीक कर लेते क्योंकि वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। अब यहाँ से बिल्कुल ठीक चलेगा, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। 1829 ईस्वी के एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। 1829 के एडियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। और उसके बाद इस तरह से खाली जगह बोल करके दिया रहेगा, तो आप भरिएगा वहाँ पे कि डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो सीडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन हो जाने के बाद दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो सेडान के बाद सेडान के युद्ध में, सेडान का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो सेडान का जो युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में लड़ा गया था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। तो पुरातन युग का अंत कर दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते हैं जो इटली के डैश से बचा रहा। तो लिखेंगे वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते हैं जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। उसके बाद मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये ऐसे मिलाने के लिए देगा तो आप कर लीजिएगा। पहले तो आप हंगरी की राजधानी और बाकी जो भी देश है उस सब का राज और राजधानी ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि राज और राजधानी से भी क्वेश्चन बनता है। तो हंगरी का जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। और मिलान जब करने के लिए देगा इस तरह से, तो मेजनी जो था वो कहाँ का था? तो इटली का था। हीगल किस कोची था? तो वो दार्शनिक था। और बिस्मार्क उससे प्रभावित था। और बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर था। और विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिक था। फिर इसी तरह से वियना सम्मेलन तो 1815 में हुआ है। मेटरनी का पतन 1848 में, और मेटरनी की युग था 1815 से 1848। और इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। उसके बाद कोसुत, तो कोसुत जो था हंगरियन राष्ट्र। और एडियानापोल की संधि 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। पोलैंड में आंदोलन 1863 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा, इसको भी आप ध्यान से देखिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट टाइम 2 नंबर में आ सकता है, तो ध्यान से सुनते चलिए। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम, सद्भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी के प्रति भी बाद लग जाए ना तो उसके प्रति प्रेम लगाव हो जाता है। परिवारवाद, राष्ट्रवाद, किसी में भी बाद लगेगा तो उसके प्रति प्रेम और लगाव हो ही जाता है। मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था इसके बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप लिखेंगे कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक और योग सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक एक गुप्त दल से था। मेजनी ने उत्तरी तथा मध्य इटली का
एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की है। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो आप लिखेंगे कि इसके निम्न बाधाएं थी। बहुत सारे बाधा था, लेकिन इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिए पॉइंट में, आप इसको बढ़ा चढ़ा के बना के लिखिएगा। तो सबसे बड़ा बाधा था जर्मनी का एकीकरण कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। आप सोचिए कि 4 भाई अलग अलग हो जाता, उसको एक करना कितना मुश्किल हो जाता है। 300 छोटा छोटा राज्य में अगर बट जाए कोई भी देश, तो उसको एक करना कितना मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा बाधा तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। राजनीतिक से लेकर के, धार्मिक से लेकर के, सामाजिक से लेकर के अलग अलग विषमताएं थी। तीसरा, राष्ट्र के भावना का अभाव था। कोई भी अपने राष्ट्र के लिए अच्छा सोच ही नहीं पा रहा था, तो राष्ट्र भावना का अभाव था। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, और ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा मजबूत राष्ट्र भी था, तो इसको एकीकरण होने भी नहीं दे रहा था। और मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति, और मेटरनिख जो युग रहा 1548 तक, इसका प्रतिक्रियावादी नीति कारण भी एकीकरण नहीं हो रहा पाता। बाद में बिस्मार्क आकर के इसको एकीकरण करवाते हैं। तो ठीक है, इसको आप पॉइंट अगर 5 नंबर में देगा तो पांचों पॉइंट को थोड़ा बढ़ा करके लिखिएगा कि जब 300 राज्य में बटा हुआ था तो उसको कैसे एक करता है। इतना आसान नहीं था करना, ऐसे बना के उसको लिखिएगा। पॉइंट 5 ये सही है, 5 लिख दिएगा पॉइंट, तो 5 नंबर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा पेज भरिएगा, एक पेज के आसपास लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है? तो आप बताएंगे कि मेटरनिख युग क्या है। तो यूरोप की विजय शक्ति ने नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की। मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य गणतंत्र का विरोध करना था और राजतंत्र का स्थापना करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहले तो लुई फिलिप का जो नीति बनाता था वो कमजोर नीति बनाता था। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गिजो को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। गिजो के द्वारा संवैधानिक और आर्थिक किसी प्रकार का अच्छा कार्य नहीं करना था, कोई भी काम अच्छा कर ही नहीं पा रहा था, और सिर्फ पूंजीपति लोगों को ही साथ रखना चाहता था। गरीब लोगों का भी हक छीन करके पूंजीपति को दे दिया जाता था। असफल विदेश नीति, और कोई भी नीति जो बनाया विदेश को लेकर के कोई भी नीति अच्छा नहीं बनाया। और उसके टाइम में बेरोजगारी और भूखमरी एकदम बढ़ते जा रहा था, इसीलिए लोग काफ़ी परेशान थे। और ये ये जो लुई फिलिप के कारण इतना सारा चीज़ हुआ, तो इसीलिए एक भोज का आयोजन करते हैं और लुई फिलिप का काफ़ी विरोध करता है। और लास्ट में 1848 में फिलिप जो है ये भाग जाते हैं इंग्लैंड, और एक तरह से विश्व इतिहास में 1848 में क्रांति होता है। 1848 क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है? देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा भूमिका ये कि वो कभी एकीकरण होने ही नहीं देना चाहता है। तो आप इसको सुनिए अच्छा से कि सुनिए बढ़िया से। अब यहाँ से हम ठीक कर लिए। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की निम्न भूमिका थी। इटली और जर्मनी का विरोध, इटली और जर्मनी का विरोध, मतलब इटली और जर्मनी का जो विरोध था, ऑस्ट्रिया चाहता ही नहीं था दोनों कभी एक हो। इटली में वेनेसिया और लैम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन राज्य था। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट के महत्वपूर्ण योगदान है। बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राजसंघ का निर्माण किया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आता था, कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राजसंघ का निर्माण किया था जर्मन प्रदेश को जीतकर। और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप में अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा, और यूरोप का और देश में भी इसके लेकर के राष्ट्रवाद की भावना देश में फैलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी के निम्न कार्य हैं, इसमें से कुछ का चर्चा करते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता क्या था गैरीबाल्डी पेशे से? तो नाविक था, और वह मेजनी का विचारों का समर्थक था। और मेजनी जो था वो किसका विचारों का समर्थक था? तो गैरीबाल्डी जो था मेजनी का विचारों का समर्थक था। परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, और बाद में ये काबूल का प्रभाव में आ गया और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ये सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके गणतंत्र स्थापित किया। और ये जो था
सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां गद्दार स्थापित किया। ये जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए सेना भेज दिया। ये चाह रहा था कि हम रोम पे भी कब्जा कर ले, लेकिन काउंट काबूर जो था वो उसको रक्षा करने के लिए सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई। तो जब वो भेजा था काउंट काबूर तो उसके बीच गैरिबाल्डी की भेंट हो गया और दक्षिणी इटली क्षेत्र विक्टर एमानुएल को दे दिया गया, और जो दक्षिण जो इटली का दक्षिण वाला क्षेत्र था वो विक्टर एमानुएल को दे दिया गया। 1862 में काबूर की मृत्यु हो जाती है, और 1862 में काबूर की मृत्यु हो जाती है। कभी पूछा गया काउंट काबूर की मृत्यु कभी, तो 1862 में। 1862 में मृत्यु होने के बाद 1871 में फ्रांस पर्सा के युद्ध के दौरान विक्टर एमानुएल ने रोम को इटली में मिला लिया, और 1871 में जब फ्रांस पर्सा का युद्ध हुआ उसमें फ्रांस हार जाता है और पर्सा जीत जाता है, और उसके बाद क्या करता है कि रोम को इटली में मिला लिया जाता है और रोम अपना राजधानी घोषित कर देता है, और रोम को अपना मिला करके तब से 1871 से रोम को इटली का राजधानी के रूप में घोषित करता है, जो आज भी इटली की राजधानी रोम जाना जाता है। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया। और पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों का 1871 में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? अब देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करवाया, इसका महत्वपूर्ण योगदान जरूर है बिस्मार्क का, लेकिन विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण थोड़ा असंभव था। क्यों? तो सुनिए। विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था, और जो विलियम प्रथम था ना, यही जर्मनी का चांसलर बनाया था बिस्मार्क को। क्यों? क्योंकि यही चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। अब बिस्मार्क के कारण ही हुआ, लेकिन विलियम प्रथम का बड़ा योगदान था क्योंकि ये चांसलर बिस्मार्क को बनाया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने उनको युद्ध, मतलब कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किया, मतलब अनेकों युद्ध किया, बहुत सारा युद्ध किया, और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। यदि विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था। सही बात है, जब तक ये अगर विलियम प्रथम है जो अगर इसको एकीकरण करने के लिए अगर बिस्मार्क को नहीं बनाते, तो बिस्मार्क का 5 साल का चांसलर नहीं बनते, तो जर्मनी को एकीकरण करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया काफ़ी बाधा दे रहा था, और ये बहुत अच्छा कूटनीतिक था, खास करके बिस्मार्क, जो बहुत सारे लोग को अपने में मिला करके और ऑस्ट्रिया को उसको छेक करके हराता है, घेर के उसको मार के भगाता है। तो बिस्मार्क का योगदान तो है ही इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण में, लेकिन विलियम प्रथम के बगैर थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये विलियम प्रथम ही थे जो बिस्मार्क को चांसलर बनाए थे। तो कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि बिस्मार्क को चांसलर किसने बनाया, तो विलियम प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान है। मेजनी का योगदान के बारे में सुनिए। इनका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना था। ये जो ऑस्ट्रिया पूरा वर्चस्व बना करके रखा था पूरा यूरोप में, खास करके कुछ कुछ देश में, जर्मनी में, इटली समय, तो ये चाह रहा था मेजनी कि इसका प्रभाव थोड़ा कम हो, तथा इटली का एकीकरण करना राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बनरी की स्थापना की, और ये कार्बनरी की स्थापना की मेजनी ने, और उसकी सदस्यता ग्रहण की। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली, और मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ध्यान रखना है। काबूर का योगदान क्या था इटली का एकीकरण में, तो आप लिखिएगा कि काबूर ने भी इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था, और कौन काबूर भी जीते वो भी जानते थे कि जो इटली का एकीकरण नहीं हो रहा है इसमें सबसे बड़ा बाधक कौन है, तो ऑस्ट्रिया है। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया, और 1860-61 में काबूर क्या किए कि सिर्फ रोम को छोड़ करके बाकी जितना भी उत्तर और मध्य वाला इटली था उस सब रियासत को मिला लिया, और जनमत संग्रह और सभी लोग को मिला करके इसे पुष्टि भी कर लिया, और जनमत संग्रह से सब इसको पुष्टि भी कर लिया। अब गैरिबाल्डी का योगदान क्या था, तो गैरिबाल्डी ये पेशे से नाविक थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, उन्होंने युवकों के लिए एक सशक्त सेना लाल कुर्ती का उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर लाल कुर्ती का गठन किया था। पहले तो यहाँ एक छूट गया मेरा से एक लाइन कि लाल कुर्ती का गठन किया। इन सैनिकों को लेकर उन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना किया। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजर करने लगे। देखिए, ये जो गैरिबाल्डी है ना, ये पेशे से नाविक थे, और इन्होंने युवकों का एक संगठन बनाया, संसद लाल सेना, और उसको बनाने के बाद पूरा सैनिक को लेकर के सिसिली और नेपल्स को जीत करके वहाँ का गणराज्य स्थापना कर दिया, और बाद में इनके पास जितना भी संपत्ति ये सब था ये सारा कुछ दान करके और एक किसान के भांति सिंपल और साधारण जिंदगी जिए। और गैली के विचारों से भी प्रभावित थे कौन, तो अपने देश के लाला लाजपत राय।
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करिए। देखिए इसका तो काफ़ी भूमिका है, अब इसको भी अगर अलग से पूछ लिया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है, तो आप लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका है। बिस्मार्क पर्सा का शासक विलियम का चांसलर था, मतलब पर्सा का जो शासक थे विलियम, वही इनको चांसलर बनाए थे। जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि था, और ये जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि था विलियम बिस्मार्क। ये हीगल के विचारों से प्रभावित था। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित है, तो हीगल के विचारों से प्रभावित है। ये रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया, और पूछेगा रक्त और लौ की नीति कौन लाए, तो बिस्मार्क ने लाया। ये 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क को हरा दिया, और ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके डेनमार्क को 1864 में हरा दिए। ये अपने नीतियों से स्लेस्विंग और होल्स्टिंग को डेनमार्क से छुड़ाया, और ये अपने नीति से स्लेस्विंग और होल्स्टिंग को डेनमार्क से छुड़ाया। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ। सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हो गया, ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया। और तब से 1870 में फ्रांस पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद पर्सा के साथ फ्रांस का युद्ध हुआ, इसमें फ्रांस को भी हरा दिया। और इसके बाद 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था जर्मनी का एकीकरण में, क्योंकि बहुत सारा कूटनीतिक बनाया और बहुत अच्छे से डील किया, और लास्ट में जर्मनी का एकीकरण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। तो देखिए, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव, तो राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिससे अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा, और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगा। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर हो गया। राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली साम्राज्यवादी दौर में शामिल हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो देखिए, हम इसको सिंगल वीडियो में भी बता दिए, लेकिन यहाँ भी आप एक बार देख लीजिए कि 1830 की क्रांति का क्या कारण था। तो चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10 ने प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया था, और पोलिग्ने ने लुई 18वें के स्थापित समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया। अब जो सभी के लिए नागरिक संहिता समान था, उसको पोलिग्ने ने समाप्त कर दिया। और जब ये समाप्त कर दिया, तो पोलिग्ने ने अभिजात वर्ग के विशेष अधिकार प्राप्त कर दिया। जो बड़े बड़े लोग थे, उसको अलग से बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा, और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगा। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर हो गए। ये तो हम पढ़ा चुके थे, ये वाला दूसरा पेज आ गया है। थोड़ा सा फिर से एक बार सुन लीजिएगा। 1830 का क्रांति का क्या क्या कारण था। तो सबसे पहले तो चार्ल्स 10 जो था एक निरंकुश शासन था, और वो जो था प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया था, और पोलिग्ने जो था समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया था। और इसके बाद क्या हो गया था ना, कि जितना भी अच्छा चीज़ जो था वो सब बड़े लोगों को देता था, गरीब लोगों को नहीं दे रहा था, और उसके चलते काफ़ी इसका विरोध हुआ। तो ये जाकर के लास्ट में वहाँ भी 1830 में एक क्रांति होता है, जिसे 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये पेज हो चुका है। इसके कारण उदारवादियों ने पोलिग्ने का विरोध करना शुरू कर दिया, और 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का विरोध किया। फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। और जब इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा था कि समान संहिता को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ बड़े लोगों का ही समर्थन कर रहा था, तो ये सब को लेकर के 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। और फ्रांस में जुलाई 1830 के बाद बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लेज वंश की स्थापना हुई। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति हुई, तो बुर्बो राजवंश के स्थान पर कौन सा वंश आ गया, तो फिर आर्लेज वंश का स्थापना हो गया। तो इसी तरह से 1830 की क्रांति हम सिंगल वीडियो भी बनाए, उसको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद घबराइएगा नहीं, लगे रहिएगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो भी जाए तो परेशान होकर छोड़ना नहीं, वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आना है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो आप लिखेंगे कि यूनान का ज्ञान विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था।
तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप का मरीज कौन है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूनान ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 में अलेक्जेंडर चिपासिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के खिलाफ कार्रवाई किया। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई और 1832 में कुस्तितुनिया की संधि में यूनान स्वतंत्र हुआ। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया इतिहास का। उसमें से निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन जो जरूरी है उसको हम अच्छा से बता दिए, कुछ में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ भी है, तो उसको आप फिर से एक दो बार सुनिए और अपने से देख लीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ से फिर से ध्यान से बने रहिए क्योंकि चैप्टर 2 शुरू हुआ, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनेगा। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनना है। तो समाजवाद एवं साम्यवाद, तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 1818 में हुआ है। और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कौन कौन था पहले जानिए। लुई ब्ला था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओमान था, कार्ल मार्क्स इसमें नहीं थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है। और गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए थे, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। तो ट्रॉट्स्की को देख लीजिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई है? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई है। और वेस्टिटोवस्की संधि किन देशों के बीच हुआ है? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ है। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि रूसी क्रांति के समय शासक, तो रूसी क्रांति के समय शासक वहाँ के जार निकोलस द्वितीय थे, इनका बीवी का नाम जरीना था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ। और रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को मानते हैं। अब वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको मानते हैं? कार्ल मार्क्स को। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा और जो जरूरी लगे उसको लिख लीजिएगा। पूंजीवाद क्या है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन में पूंजीपति का नियंत्रण होता है पूंजीवादी कहलाता है, जैसे अमेरिका। खूनी रविवार क्या है? तो देखिए खूनी रविवार में हुआ क्या था कि 1905 की ये घटना है। रूस और जापान के युद्ध में जापान एक छोटा सा देश था और जिससे रूस इतना बड़ा देश हार गया था। इसी के कारण रूस का जनता जो था काफ़ी परेशान और आक्रोशित थी और वहाँ इतना भूखमरी जैसा स्थिति आ गया था रूस में कि वो लोग क्या किए थे कि 9 जनवरी 1905 को वहाँ के लोगों ने एक समूह बनाकर रोटी दो किनारों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग की स्थित महल की ओर जा रहे थे। जिधर राजा रहता था जार निकोलस द्वितीय, उधर ही सब जा रहे थे। नहीं, जार निकोलस द्वितीय उस समय नहीं थे, उस समय राजा शायद कोई और थे। तो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की तरफ में जा रहे थे और रोटी दो किनारे से जा रहे थे। तभी जार की सेना, अच्छा उस समय भी जार ही थे, तो जार का सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। अब सोचिए कि एक छोटा सा देश से जापान से आप रूस हार जाता है और बहुत सारा धन का नुकसान होता है और वहाँ का राजा इतना अच्छा नहीं रहता है, वहाँ का लोग भूखे मर रहे हैं, उन लोग को खाने का लाला पड़ा हुआ है और अपने ऐश मौज में ज़िंदगी को जी रहा है। जब वहाँ के लोग रोड पर निकलते हैं रोटी दो किनारे को लेकर के, तो निहत्थे लोगों पे जार की सेना लोग क्या करते हैं, सब पे गोलियां चला देते हैं। और वो रविवार का दिन होता है, उसमें हजारों लोग मर जाते हैं और इसी दिन को खूनी रविवार के कहते हैं और खूनी रविवार के नाम से उसको जानते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये आएगा तो आप बना के लिख लीजिएगा। 1905 की घटना है, जारी शासक था। अक्टूबर वर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए अक्टूबर वर्ग किसे कहते हैं? तो अक्टूबर वर्ग कहेगा तो आप याद अक्टूबर मत लिखिएगा। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। क्रेस्की रूस छोड़कर भाग गया और इसे ही रूस की महान क्रांति अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो रूस का जो अक्टूबर क्रांति हुआ 1917 में हुआ है, नवंबर 1917 में, और क्रेस्की जो था वो रूस छोड़ के भाग जाता है इस क्रांति में, जिसे अक्टूबर वर्ग की क्रांति कहते हैं, अक्टूबर वर्ग कहते हैं। सरबराह वर्ग किसे कहते हैं? देखिए ये हम पढ़ा चुके थे क्लास में कि सरबराह वर्ग समाज के ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सरबराह वर्ग कहते हैं। मतलब हर गरीब से गरीब लोग, रोज कमाने खाने वाले लोग, आम जनता लोग जो शामिल होते हैं वो सब सरबराह वर्ग के अंदर आते हैं। क्रांति से पहले
रूस किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पहले रूस का किसान का स्थिति कैसा था, ये सुनिए। तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्य भाग कृषक ही थे, मतलब रूस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो किसान थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनका किसान का स्थिति इतना दयनीय थी कि रोज का खाने होने का भी दिक्कत हो जाता था। परंतु 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई। अब कृषि दास्ता जो था 1861 में समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन ये समाप्त करने के बाद भी किसान की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, और खेत जो था किसान का बहुत छोटा छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था, और खेत जब बहुत छोटा छोटा रहेगा तो ठीक से खेती नहीं हो पाएगा, और उनके पास पूंजी का भी अभाव था रूस के किसानों के पास। तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे, और इतना कर्ज उन लोगों पे हो गया था किसान पे कि खेती ठीक से हो नहीं रहा था, तो खाने के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता था, और धीरे धीरे इतना कर्ज हो गया था कि वो बहुत परेशान थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था, और जान गए कि अब बिना क्रांति का कोई उपाय नहीं है, तो इसी के चलते वहाँ के रूस के किसानों को क्रांति करना पड़ा, और उसके बाद भी स्थिति ठीक उतना नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन यहाँ लघु उत्तरीय में बन सकता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर फोटो तो आया है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन है रूस क्रांति के किन्हीं दो कारण का वर्णन करिए। रूस क्रांति के किन्हीं दो कारण का वर्णन करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर दिखा रहे करके कि रूस क्रांति के किन्हीं दो कारण देखिए इस तरह से। कृषकों का दयनीय स्थिति, तो रूस में हम क्या बताएं कि कृषक का जो किसान का वहाँ का दयनीय स्थिति था। रूस में कृषक की स्थिति दयनीय थी। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा वहाँ का कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया था, परंतु इससे किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर बहुत पुराने ढंग से खेती कर रहे थे। उसके पास पूंजी का भी अभाव था, तथा करों के तरह से वो बहुत बोझ लगे हुए थे, उनमें बहुत सारा कर्जा हो गया था। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं था। वहाँ का मजदूर का स्थिति भी काफ़ी दयनीय स्थिति थी। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उसकी मजदूरी काफ़ी कम थी। अब काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था किसान को, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था। अनेक या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, और राजा जो लोग था वो लोग साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अतः वे अपने स्थिति को संतुष्ट नहीं थे, और अपनी स्थिति से किसान कभी भी संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, और जितने भी मजदूर थे रूस के, उनके पास कोई अपना राजनीतिक अधिकार नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, और हड़ताल भी वहाँ अपना मांग के लिए वो नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा दिक्कत वहाँ चल रहा था। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं रूस के क्रांति के लिए। तो रूस की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, मतलब रूस में जो क्रांति हुआ वो कहाँ तक उत्तरदायी है, इसके बारे में सुनिए। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु प्रमुख उत्तरदायी था, क्योंकि रूसीकरण की नीति द्वारा रूस के विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों पर रूस का भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया जा रहा था। इस स्थिति से असंतुष्ट लोग क्रांति के लिए प्रमुख कारण था, और इस स्थिति से निकलने के लिए क्रांति करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके निकल नहीं सकते हैं। तो आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो देखिए, रूस में साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदारों एवं पूंजीपति वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। देश के पूरे संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो ये वाला हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार सुनिए। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु प्रमुख उत्तरदायी था, क्योंकि रूसीकरण की नीति द्वारा रूस के विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों पर रूस का भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया जा रहा था। इस स्थिति से असंतुष्ट लोग ने क्रांति के लिए प्रमुख कारण थे, और क्रांति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिए, रिपीट होते रहेगा, याद होते रहेगा। रूस में साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदारों एवं पूंजीपति वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। देश के पूरे संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1921 मार्क्सवादी सिद्धांतों का साथ समझौता था कैसे। लिखेंगे आंसर में, नई आर्थिक नीति 1921 के अंतर्गत लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर इसे रूस में लागू किया। मतलब रूस का जो आर्थिक नीति थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन लेनिन 1921 में समझौता करके, मार्क्सवादी सिद्धांत से समझौता करके ये नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया था। क्योंकि पूरे देश रूस में एक साथ समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या सभी पूंजीवाद व्यवस्था को लागू करना, या सभी पूंजीवादी देशों में
टकराना असंभव था। सबसे बड़ा बात था कि पूरा सब जगह पे लागू करना, समाजवादी व्यवस्था को लागू करना संभव था ही नहीं। तो इसी के कारण टकराव ना हो जाए और सभी से टकराव हो जाए और उसको रोक पाना भी संभव नहीं था। इस प्रकार नई आर्थिक नीति को मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़ा और इसीलिए नई आर्थिक नीति लाने के लिए इसको मार्क्सवाद सिद्धांत पर समझौता करना पड़ा। और नई आर्थिक नीति कब आई है? तो 1921 में आई है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रस्ताव किया कैसे? अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार हो गया था, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस का हार मतलब पराजय के कारण क्रांति हेतु मार्ग प्रस्ताव किया कैसे? तो लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय इसलिए क्रांति हेतु मार्ग प्रस्तुत किया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने पर रूस की जनता शासक को अयोग्य मानने लगे। और जैसे ही इसका मतलब रूस का हार हो जाता है तो सब जनता जान गया कि मेरा रूस देश तो इतना बड़ा है लेकिन ये कोई काम का नहीं है, ये कोई भी युद्ध जीत नहीं पाता है। काफ़ी जनता परेशान हो गई। रूस की जनता शासक को अयोग्य मानने लगा। रूस का जनता जान गया कि यहाँ का शासक जो राजा है वो उतना योग्य नहीं है। पराजय होने से रूस को सम्मान को भी गहरा चोट लगा। आप सोचिए कि एक छोटा देश से रूस हार जाता है तो इसका सम्मान को भी गहरा चोट लगता है और वहाँ का जनता आक्रोशित हो उठा। और रूस का जनता क्या हो जाता है? तो आक्रोशित हो उठते हैं। तो ये 2 नंबर में आगे इतना ही लिखना है। अब देखिए कुछ लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग टाइप में कि रूस क्रांति के कारणों की विवेचना करिए कि रूस में जो क्रांति हुआ तो किस कारण से उसका विवेचना करना है। तो आप लिखेंगे कि रूस क्रांति के निम्न कारण है। ये तो आप अपने से बना ही देना है। पहला था कि जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। मतलब रूस का क्रांति का सबसे पहला कारण तो यही था कि वहाँ का जो राजा था ना, जार निकोलस द्वितीय, जार, वो एकदम निरंकुश और अयोग्य शासक था। जार का शासन अफसरशाही था जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा राजा था रूस का कि अपने आप को अफसरशाही और अपने ऐशो आराम में रहता था, लेकिन जो जनता का समस्या था वो छोटा छोटा समस्या को भी सॉल्व नहीं कर पाता था। किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में जितने भी किसान थे तो किसान दस्ता को समाप्त होने के बाद भी किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और वहाँ के किसान कर्ज से दबे हुए थे। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, दिन दिन में पूरा काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरी इतना कम मिलता था कि वहाँ का स्थिति जो मजदूर का था काफ़ी दयनीय थी। इसके चलते भी रूस में क्रांति का कारण था। औद्योगिकरण की समस्या। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाता था और रूस युद्ध में इतना नुकसान हो कर लिया था अपना कि वहाँ पर कोई भी मतलब औद्योगिकरण हो ही नहीं रहा था। पूंजी ही उसके पास नहीं था, पैसा ही उसके पास नहीं था, लोग को वहाँ खाने का दिक्कत तक हो रहा था। तो ये भी एक समस्या था। रूसीकरण की नीति। अब जो रूसीकरण का नीति बना, इस नीति से अल्पसंख्यक समूह का जार के प्रति आक्रोशित होना हो गया। क्या कि जिनका संख्या वहाँ कम था वो लोग के लिए भी बहुत कुछ नहीं कर पाया वहाँ के राजा। तो इससे भी जो अल्पसंख्यक लोग थे जिनकी संख्या कम थी वो लोग भी काफ़ी आक्रोशित थे और ये भी कारण था रूसी क्रांति का। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये घूमेगा नहीं, ये ऐसे ही फोटो आया, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है। ये तो हम बढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूस क्रांति के कारणों की विवेचना करिए। जार का निरंकुश शासन, किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति। अच्छा, एक ये बच गया था, छठा, मार्क्सवाद का प्रभाव। हुआ क्या था कि मार्क्सवादी विचारधारा से रूस के मजदूरों एवं किसानों का क्रांति के लिए एकजुट होना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, क्रीमिया तथा जापान के साथ युद्ध में रूस के हारने से जनता का असंतोष होना, रूस का पराजय। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने से लोग आक्रोशित थे। तो रूस का क्रांति का बहुत सारा 7-8 कारण लिखा है। आपको 5 भी अच्छा से लिख देंगे तो आपको नंबर 5-4 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है? तो आप लिखेंगे किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर यानी टैक्स लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की अधिकार मिल गया। ये नई आर्थिक नीति में ये सब हुआ था। फिर उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में
विभिन्न इकाई को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करिए। अब रूस का जो क्रांति है उसका प्रभाव क्या है, उसका विवेचना करना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि रूस के क्रांति के प्रभाव 1917। रूस के क्रांति के बाद श्रमिक एवं सरबराह वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। मतलब रूस में जब क्रांति हुआ और जब 1917 में समाप्त हो गया रूस का क्रांति, तो उसके बाद में सरबराह वर्ग, जितने भी आम जनता लोग थे, नागरिक थे, इन सभी को भी अपना सत्ता स्थापित करने का मौका मिल गया। और इस सब को देख करके दूसरे लोग भी आंदोलन करने लगे क्योंकि उनको भी प्रोत्साहन मिला। विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गए। एक तो साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी। यूरोप में भी दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया, और यूरोप भी दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके दोनों वर्गों में शास्त्रों को बचाने का होड़ चलती रही। एक नवीन आर्थिक मॉडल विश्व के सामने आया। इस मॉडल को परिवर्तित कर पूंजीवादी देशों ने भी अपना लिया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका देशों को उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में यदूही परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था, और जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यदूही परिवार में हुआ था। तो कौन सा परिवार में हुआ था? तो यदूही परिवार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बाद में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, और ये जो थे कार्ल मार्क्स, ये बाद में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, और कार्ल मार्क्स के पिता जो थे वो क्या थे? तो एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स या कार्ल बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से 1836 में विधि की शिक्षा ग्रहण की, मतलब एक कानून का पढ़ाई किए, वकालत की ये पढ़ाई किए हैं कार्ल मार्क्स। कहाँ से? तो बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से। 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेने से विवाह किया, और जो कार्ल मार्क्स थे वो 1843 में, 1818 में इनका जन्म हुआ, अब 43 में, तो कितना साल हुआ आप जोड़ लीजिए, 35 साल ना, नहीं 25 साल, 25 60 33 43, 25 साल की उम्र में इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से, समझ लीजिए, शादी कर लिया जेने से, जो उनके साथ पढ़ते भी थे। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे, और जो कार्ल मार्क्स थे किसके विचार से प्रभावित थे? तो हीगल के विचारों से प्रभावित थे। 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल से हुई। 1844 में इसकी मित्रता किससे हो गई? एंगल से हो गई। मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, और पूछेगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में। किसने किया? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स को आज के आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। मार्क्स 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। तो पूछेगा कि दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1867 में लिखा गया, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है? तो बाइबल भी कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है। मार्क्स के सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे, तो सुनिए इसका सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। आप लिखेंगे कि यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। प्रथम फ्रांसीसी यूटोपियन समाजवादी विचारक सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। समाज को निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इसने नारा दिया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी विचारक चार्ल्स फैरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। इसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए।
एक अनयूटोपियन समाजवादी लुई बला था। उसका मान्यता था कि आर्थिक सभ्यता को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। अब कुछ मिलाने के लिए आएगा तो यहाँ से देख लीजिए, आप लोग को भी बहुत काम देगा कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। चेका क्या है, तो एक गुप्त पुलिस है। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा 1921 में लाई गई है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में होता है और स्टालिन की मृत्यु 1953 में होता है। अब देखिए 2 चैप्टर खत्म हो गया। निश्चित दोनों चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तीसरा चैप्टर को भी ध्यान से सुनिए, यहाँ से भी क्वेश्चन हर चैप्टर से आना है, तो इसलिए सारा को आप ध्यान से सुनिए। भले आपको कुछ काम लगे तो रोक के रख लीजिए, लेकिन इसको पूरा खत्म करिए, बीच बीच में छोड़िएगा नहीं। बहुत मुश्किल से हमको मिल गया है, नहीं तो आपको नहीं मिलता तो फिर इधर उधर से कितना भी पढ़िएगा, जब तक ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वहाँ पर गड़बड़ा ही जाता है। तो ठीक है, तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो कुछ ऑब्जेक्टिव से शुरू करें। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो हिंद क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों आते हैं। कवीला ऐसे करके याद रखिएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कवीला। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, तो पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते हैं कोलोन। नरोत्तम सियानु कहाँ का शासक थे, कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फान बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम जानते हैं, तो इसको हनोई समझौता कहते हैं। 1946 का हो गया हनोई समझौता, 1954 में जेनेवा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो एक क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। अब इसका कुछ फिल इन द ब्लैंक। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हो चिंग मी का दूसरा नाम न्यूगन आइक्वोक था। दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। अनामी दल का संस्थापक जेंगुएन आई था। अब यहां से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, तो आप लिखिएगा कि यह व्यवस्था एक तरफ की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। मतलब एक तरफा अनुबंध अगर व्यवस्था कहेगा तो इसमें एक तरह का बंधुआ मजदूरी से, इसको जैसे ईटा भट्टा इस में काम करने के लिए कहीं ज़बरदस्ती काम करने के लिए रख देते हैं, इसमें मजदूर का कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि मालिक के पास बहुत सारा अधिकार, अत्यंत अधिकार था। ये क्वेश्चन आने का थोड़ा चांस लग रहा है, इसको भी ध्यान से सुनिए। बाओ दाई कौन था, तो आप लिखिएगा कि ये दक्षिणी वियतनाम का एक प्रांत उन्नाम का शासक था। बाओ दाई जो था ये कौन था, तो दक्षिणी वियतनाम का एक प्रांत का उन्नाम का एक शासक था बाओ दाई, जिसे फ्रांस तथा अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। और बाओ दाई को फ्रांस और अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इसका शासन साम्यवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। लेकिन इसका जो शासक जो था, ये जो शासन चला रहा था, ये साम्यवादियों के खिलाफ इसको टिकना कठिन था। अंततः साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण बाओ दाई को 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ना पड़ता, और साम्यवादी के साथ इसका टिकना मुश्किल था। इसके कारण क्या हो गया कि 25 अगस्त 1945 को ये अपना पद छोड़ दिया बाओ दाई। हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो आप लिखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद चीन देशों में अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिणी चीन सागर है और पश्चिमी में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, तो लिखेंगे कि जेनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिका हस्तक्षेप के कारण 1954 में हुआ था। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था।
इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। लघु उत्तरीय प्रश्न, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन। 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। इसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस ने धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना में मिला लिया। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो रासायनिक हथियार नापाम अग्नि बमों में गैसोलीन को मिलाकर तैयार कर मिश्रण है जो त्वचा से चिपक कर जलते रहता था। और एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। एक पेड़ मर जाता था, इसमें पेड़ तुरंत ही मर जाता था। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी को दोनों पर जमकर किया। ये क्या हुआ था कि अमेरिका जो था ना, ये काफ़ी बदमाश था, समझिए एक तरह से क्रूर था। ये नापाक जो है बम और ये एक तरह का एजेंट ऑरेंज जो एक केमिकल, ये दोनों को काफ़ी इस्तेमाल किया। और इससे हुआ कि बहुत सारे लोग भी इसमें मरे, क्योंकि जंगल में बहुत सारे लोग छिपते हैं रहते हैं, वो सब भी मरा, जंगल भी गया और एक तरह से आर्थिक स्थिति भी पूरा ख़राब कर दिया ये। और इस जहर का असर आज भी नज़र आता है और ऐसा खतरनाक जहर है ये एजेंट ऑरेंज कि आज भी इसका नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। और जो भी उस जगह के आसपास में आज भी रह रहे हैं, वहाँ आज जो जन्म लेते हैं वो विकलांग लेते हैं। मतलब इतना ख़राब चीज़ को इस्तेमाल करने का क्या ज़रूरत था, नहीं पता। युद्ध होना अलग चीज़ है, लेकिन ये लोग अपना हद को पार कर दिया। हो चिंग मी के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो हो चिंग मी के बारे में आपको अच्छा से सुनना होगा, तभी आपको संक्षिप्त में लिखा जाएगा। हो चिंग मी 1917 को पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। हो चिंग जो था ना, 1917 में पेरिस में क्या किया कि वो साम्यवादी जो बड़े बड़े लोग थे उस सब का एक गुट बनाया। साम्यवाद से प्रेरित होकर उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। और वहाँ से जब प्रेरित हो गया उस सब लोगों के साथ मिल करके, तो 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अंत में इन्होंने वियतनाम के सभी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाला एक पार्टी था। नेक्स्ट है हो चिंग मिंग मार्ग क्या है, इसको बताना है। तो आप लिखिएगा कि हो चिंग मिंग मार्ग हनोई से प्रारंभ होकर दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है, जो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ जाता है। अमेरिका कई बार इस मार्ग को क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन वियतनाम इसे तुरंत ही मरम्मत कर लेता था। अमेरिका बहुत ही बदमाश था, बहुत ही तकलीफ दिया है वियतनाम वाले लोगों को, लेकिन वियतनाम वाले भी लगे रहे और तुरंत जो खराब करता था उसको बना लेते थे। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करिए। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस की सहायता देने के बहाने से घुसा। मतलब अमेरिका जो था ना, हिंद चीन में कैसे आया, तो फ्रांस को मदद करने के बहाने से आया और ये हिंद चीन पहुंच गया। धीरे धीरे साम्यवादियों का विरोध को समर्थन करने लगा और जितने भी साम्यवादी लोग थे उसका विरोध करने का समर्थन करने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 को जेनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। और इतना तक कर दिया कि 1954 में जब जेनेवा समझौता हुआ तो उसके बाद दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार भी बन गया। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो देख लीजिए उसको कैसे लिखेंगे। हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो आप लिखेंगे इसके कई कारण थे। पहला लिखेगा आर्थिक कारण, व्यापारिक सुरक्षा, उसके बाद एक और होना चाहिए ना, दो ही है, ठीक। तो लिखेंगे कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, तो पहला था आर्थिक कारण, मतलब आर्थिक माने पैसा से। तो वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था, यहाँ चावल और रबड़ का उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम थे, मतलब ये सब होते थे। इनका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग को या उद्योग के विकास के लिए करना चाहते थे। तो ये सब एक आर्थिक कारण हो गया। दूसरा एक व्यापारिक कारण भी था, व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। चीन में अनेक व्यापारिक प्रतिद्वंद अंग्रेज थे। भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर हो गए थे थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। अतः आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन सुरक्षित थे, क्योंकि वहाँ से भारत और चीन दोनों जगह को संभाल सकते थे। और फ्रांसीसी इसलिए हिंद चीन घुसा क्योंकि एक तरफ में चीन और एक तरफ में भारत था, और सोचा कि यहाँ से दोनों जगह से व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं।
औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता उपनिवेश से होती है, और औद्योगिकरण के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो जितने भी उपनिवेश थे, जितने भी गुलाम देश थे उसका, वो सबसे मिल जाता था। यूरोपीय सभ्यता का विकास करना। फ्रांसीसी का एक उद्देश्य था हिंद चीन वासियों को यूरोपीय सभ्यता से अवगत कराकर उन्हें सभ्य बनाया था। इसके अतिरिक्त कैथोलिक धर्म का प्रचार भी उपनिवेश स्थापना का एक उद्देश्य था। और इससे बहुत ज़्यादा क्रूर घटना क्या हो सकता है, अभी आने वाला है माइली गांव की घटना। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, तो आप इसको ध्यान से सुन के रखिए कि माइली गांव की घटना क्या थी, इसका प्रभाव क्या था। तो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुष को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार दिया, पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर किया। यह घटना 16 मार्च 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना कर्मियों के द्वारा किया गया। ये युद्ध एक अपराध था जिसमें वियतनाम युद्ध के दौरान दक्षिणी वियतनाम के सेना ही जिले में निहत्थे नागरिकों की सामूहिक हत्या शामिल थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आप लिखिएगा कि ये निम्नलिखित थे। हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। युद्ध दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के बाद सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्षण समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। तो लिखेंगे 1930 में फान बोईचाओ ने तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना की जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना की। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की, तो फान बोईचाओ। फान चू चिंग राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। वियतनाम के छात्रों ने वियतनाम कुआन फूड होई की स्थापना की। 1914 में वियतनाम के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। 1917 में न्यूगन आई कोक नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया। 1925 में हो चिंग मी ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 में वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। तो फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ हिंद चीन में कई सकारात्मक कार्य भी किए गए जो इस प्रकार है। फ्रांसीसी ने नहरों एवं जलाशयों को समुचित प्रबंधन किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सिंचाई का सुविधा को बढ़ाया। बंजर और अयोग्य भूमि जो था उसको भी योग्य बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया। और इस प्रयास के बाद कृषि के क्षेत्र में फ्रांसीसी ने वियतनाम को विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक बना दिया। तो पूछेगा कि फ्रांसीसी ने वियतनाम को कौन सा चावल निर्यात बनाया, तो तीसरा विश्व का चावल निर्यात बना दिया, जो कि खराब ज़मीन जो था उसको भी ठीक करके पूरा खेती बढ़ा दिया। एक विशाल रेल मार्ग का निर्माण किया। सड़कों का विस्तार किया गया। पुरानी शिक्षा के स्थान पर लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया गया। और फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। तो ये हम सारा जो बताए थे ये सारा हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी है, तो हम एटीएम क्या है ये हम आपको बता चुके थे, और बाकी जो बचा हुआ था हम फिर से अगला वीडियो में लाएंगे। 112 पेज नंबर है, हम 112 पेज नंबर लिख के रख ले रहे हैं। इसके बाद जब हम आएंगे ना तो 112 से फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, अभी कुछ और भी मेरा काम आ गया है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जितना हम वीडियो दे रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार 1 से 2 बार सुनिए, एग्जाम में आपको काम देगा, काफ़ी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आएगा। सीरियस लीजिए और पूरा देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसा जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो सब हम लास्ट में देंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।